अगर हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को देखें, अशोक स्तंभ को, तो उसके ठीक नीचे एक वाक्य लिखा है, सत्यमेव जयते। सत्य की ही विजय होती है। हाँ, और यही प्रतीक, यही वाक्य हमारे संविधान की पहली कॉपी के कवर पर भी है। ऐसा लगता है जैसे पूरे दस्तावेज का सार एक लाइन में बता दिया हो। और यहीं से हमारी आज की चर्चा का विषय भी शुरू होता है, भारत का संविधान। हमारे पास जो स्रोत हैं वो 2024 का एक द्विभाषी संस्करण है, जो संविधान के 106वें संशोधन तक, मतलब 2023 तक पूरी तरह अपडेटेड है। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि संविधान में क्या लिखा है, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या है, और इसे हम 3 बड़े सवालों के जरिए समझेंगे। अच्छा। पहला, एक नागरिक के तौर पर हमारे अधिकार क्या हैं और उनकी सीमाएं क्या हैं। दूसरा, इन अधिकारों की रक्षा करने वाली सरकार का ढांचा कैसा है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, अगर सरकार ही इन अधिकारों में दखल दे तो हमारे पास क्या सुरक्षा है। ये तो ऐसे समझने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं, लेकिन उससे भी पहले सबसे बुनियादी बात, संविधान की नज़र में भारत क्या है? इसका जवाब हमें संविधान के पहली ही पंक्ति में मिलता है। वहां लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहाँ 2 नाम है, भारत और इंडिया, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है ये राज्यों का संघ वाली बात। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये शब्द बहुत सोच समझकर चुना गया था। राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है कि भारत राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है। अच्छा। और इसीलिए किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये भारत की एकता और अखंडता को मजबूती देता है, लेकिन साथ ही ये लचीला भी है। लचीला कैसे? संसद को यह अधिकार है कि वो नए राज्य बना सकती है या मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों को बदल सकती है। तो मतलब संघ अटूट है, पर उसके अंदर की जो इकाइयां हैं वो जरूरत के हिसाब से पुनर्गठित हो सकती हैं। ठीक है, तो ये तो हुई देश की परिभाषा। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे जिसे अक्सर संविधान की आत्मा कहा जाता है, हमारे अधिकार यानी मौलिक अधिकार। और इसकी शुरुआत होती है बराबरी के अधिकार से। हाँ, और ये सिर्फ एक किताबी बात नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून के नज़र में हर कोई बराबर है, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो या एक आम नागरिक। और सरकार किसी भी नागरिक के साथ सिर्फ उसके धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। लेकिन यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। संविधान एक तरफ तो कहता है कि कोई भेदभाव नहीं होगा, पर फिर हम देखते हैं कि महिलाओं या बच्चों के लिए विशेष कानून बनते हैं। ये एक तरह का विरोधाभास नहीं लगता? ये विरोधाभास नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा संतुलन है। देखिए, संविधान बनाने वाले ये समझते थे कि समाज में कुछ वर्ग ऐसे हैं जिन्हें ऐतिहासिक रूप से बराबरी के मौके नहीं मिले। सही बात है। तो संविधान कहता है कि सिर्फ औपचारिक बराबरी काफी नहीं है, हमें वास्तविक बराबरी लानी होगी। इसलिए वो राज्य को ये इजाजत देता है कि वो इन वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सके, ताकि वे बाकी समाज के बराबर आ सकें। अच्छा, तो ये पॉजिटिव एक्शन वाली बात हुई। बिल्कुल, इसे हम सकारात्मक कार्रवाई कह सकते हैं। ये भेदभाव नहीं, बल्कि भेदभाव को खत्म करने का एक जरिया है। ये संतुलन वाकई कमाल का है। मतलब संविधान एक हाथ से अधिकार देता है और दूसरे हाथ से समाज की जरूरतों के लिए थोड़ी गुंजाइश भी रखता है। बराबरी के बाद आता है सबसे चर्चित अधिकार, आजादी का अधिकार, खासकर बोलने की आजादी। बिल्कुल, संविधान हमें शांति से इकट्ठा होने, संगठन बनाने और अपनी बात कहने की आजादी देता है। लेकिन यहाँ भी वही संतुलन वाला सिद्धांत काम करता है। ये आजादियां असीमित नहीं है। हाँ, इन पर युक्ति-युक्त निर्बंधन, मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। सही। मुझे हमेशा ये सवाल आता है कि ये जायज या रीजनेबल कौन तय करेगा? क्या इसका मतलब ये नहीं कि सरकार अपनी मर्जी से किसी भी स्वतंत्रता पर रोक लगा सकती है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और इसका जवाब है न्यायपालिका। कोई भी पाबंदी जायज है या नहीं, इसका अंतिम फैसला अदालत करती है। तो सरकार अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती? नहीं, पाबंदी लगाने के लिए ठोस वजह होनी चाहिए, जैसे देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या सदाचार। जैसे आप पार्क में खड़े होकर भाषण दे सकते हैं, लेकिन एक भीड़ भरे सिनेमा हॉल में आग आग नहीं चिल्ला सकते। आपकी आजादी किसी और के लिए खतरा नहीं बननी चाहिए। अधिकारों की इस लिस्ट में और भी बहुत कुछ है, जैसे संविधान 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कारखानों या खदानों जैसी खतरनाक जगहों पर काम कराने पर पूरी तरह से रोक लगाता है। हाँ, ये बाल मजदूरी के खिलाफ एक बहुत मजबूत कवच है।
और धर्म को मानने की आजादी भी है। जी, हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार करने की आजादी है। लेकिन यहाँ भी एक शर्त है, ये सब सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के दायरे में होना चाहिए। तो आप देख सकती हैं कि हर अधिकार के साथ एक जिम्मेदारी और एक सीमा जुड़ी हुई है। तो ये तो हुए अधिकार जो हर नागरिक को मिलते हैं। लेकिन संविधान सिर्फ अधिकारों की बात नहीं करता। ये सरकार को एक दिशा भी देता है कि देश को किस तरह का बनाना है। यहीं पर आते हैं राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ये क्या है? अगर मौलिक अधिकार सरकार पर रोक लगाते हैं कि वो क्या नहीं कर सकती, तो निदेशक तत्व सरकार को बताते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। ये सरकार के लिए एक तरह की टू डू लिस्ट या एक नैतिक कंपास है। एक नैतिक कंपास। हाँ, इसमें ऐसी बातें हैं जो एक कल्याणकारी राज्य यानी एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए जरूरी हैं। लेकिन मैंने सुना है कि अगर सरकार इन लक्ष्यों को पूरा न करे तो हम अदालत नहीं जा सकते। तो फिर इनका क्या फायदा? आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन संविधान कहता है कि ये देश के शासन के लिए मूलभूत हैं। मूलभूत। इसका मतलब है कि कोई भी सरकार इनकी अनदेखी नहीं कर सकती, क्योंकि अंत में उन्हें हर 5 साल में जनता के पास जाना होता है। ये एक तरह से सरकार के प्रदर्शन को मापने का पैमाना है। हमारे स्रोत में इसके कुछ बड़े अच्छे उदाहरण भी हैं, जैसे सभी को समान न्याय मिले और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता मिले, ताकि पैसे की कमी से कोई न्याय से वंचित ना रह जाए। बिल्कुल। इसी तरह ग्राम पंचायतों को मजबूत करने की बात है, जिसने आगे चलकर 73rd संशोधन को जन्म दिया और स्थानीय स्वशासन में क्रांति ला दी। पर्यावरण की रक्षा करने का निर्देश है और एक बहुत ही चर्चित निर्देश है, एक समान सिविल संहिता। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की कोशिश करना। इस पर आज भी बहुत बहस होती है। बहस तो होती है। और बहस इसलिए होती है क्योंकि ये व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों और राष्ट्रीय एकता के बीच के एक बहुत ही संवेदनशील संतुलन को छूता है। संविधान खुद इस पर कोई फैसला नहीं सुनाता, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक लक्ष्य तय करता है कि इस दिशा में आगे बढ़ना है। और जहां नागरिकों के अधिकार और सरकार के लक्ष्य हैं, वहीं नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी तो होंगे। निश्चित रूप से संविधान में बाद में मूल कर्तव्य भी जोड़े गए। ये हमें याद दिलाता है कि हमें संविधान का पालन करना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए और देश की एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये तो हुआ हमारे पहले सवाल का जवाब, हमारे अधिकार, उनकी सीमाएं और हमारे कर्तव्य। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। इस सब को अमल में लाने वाली सरकार का ढांचा कैसा है? शुरुआत करते हैं केंद्र सरकार से, जिसकी मुखिया हैं राष्ट्रपति। हाँ, संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वो हमारे राष्ट्र के प्रमुख हैं, देश के प्रथम नागरिक। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। क्या? भारत में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च है, पर वो सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख हैं। असली कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के हाथ में होती है। अच्छा, तो इसे हम ब्रिटेन के मॉडल की तरह समझ सकते हैं, जहां राजा या रानी राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, पर शासन प्रधानमंत्री चलाते हैं। बिल्कुल सही। राष्ट्रपति के पद से जुड़ी एक बहुत ही खास प्रक्रिया है महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की। ये क्या है? महाभियोग राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की एक बहुत ही जटिल संसदीय प्रक्रिया है और ये सिर्फ संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही शुरू की जा सकती है। ये इतनी मुश्किल क्यों बनाई गई है? ताकि कोई भी सरकार राजनीतिक वजहों से राष्ट्रपति को आसानी से न हटा सके। लेकिन इसका होना ये भी दिखाता है कि कोई भी पद, चाहे वो कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, संविधान से ऊपर नहीं है। ये रूल ऑफ लॉ का एक बेहतरीन उदाहरण है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा सरकार का एक कानूनी सलाहकार भी होता है ना? हाँ, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, वो सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं। उनका काम सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना और अदालतों में सरकार का पक्ष रखना है। ये तो हुई कार्यपालिका यानी सरकार चलाने वाले लोग। अब बात करते हैं कानून बनाने वालों की, हमारी संसद। हमारी संसद 20 सदनों से मिलकर बनी है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। ये जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व करती है। और राज्यसभा, उसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। उसके सदस्यों को सीधे जनता नहीं चुनती, बल्कि राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य चुनते हैं। इसका मकसद ये है कि कानून बनाते समय राज्यों के हितों की अनदेखी ना हो। और उसमें कुछ सदस्य मनोनीत भी होते हैं जी। जी,
राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से 12 विशेषज्ञों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं ताकि उनके ज्ञान का लाभ देश को मिल सके। लेकिन अक्सर ऐसा होता होगा कि एक बिल पर दोनों सदनों में सहमति नहीं बनती। मान लीजिए लोकसभा ने कुछ पास कर दिया पर राज्यसभा ने उसे रोक दिया, तब क्या होता है? क्या वो कानून अटक जाता है? इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए संविधान में एक रास्ता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। अच्छा। इसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठकर वोट करते हैं और चूंकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है तो आमतौर पर सरकार का पलड़ा भारी रहता है। यानी गतिरोध तोड़ने का एक तरीका है। और पैसों से जुड़े मामलों मतलब धन विधेयक या मनी बिल्स के बारे में भी कुछ खास है? हाँ, वित्तीय मामलों में संविधान ने लोकसभा को ज्यादा ताकत दी है। कोई भी धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा उस पर सिर्फ चर्चा कर सकती है या सुझाव दे सकती है, लेकिन उसे 14 दिनों से ज्यादा रोक नहीं सकती। इसके पीछे क्या सोच है? सोच ये है कि जनता का पैसा कैसे खर्च हो, इसका फैसला सीधे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को ही करना चाहिए। ये तो हुई केंद्र की बात। और मजे की बात यह है कि राज्यों में भी लगभग यही ढांचा देखने को मिलता है। केंद्र में राष्ट्रपति तो राज्यों में राज्यपाल, केंद्र में प्रधानमंत्री तो राज्यों में मुख्यमंत्री। बिल्कुल, ये एक समानांतर संरचना है। ये हमारे संघीय ढांचे को दर्शाती है, जहां केंद्र और राज्य दोनों के पास अपनी अपनी सरकारें हैं जो अपने अपने क्षेत्र में काम करती हैं। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी सवाल पर। हमारे पास अधिकार है और हमारे पास एक सरकार है, लेकिन अगर सरकार ही हमारे अधिकारों का हनन करने लगे तो हमारा रक्षक कौन है? इस सवाल का जवाब है शासन का तीसरा स्तंभ, यानी हमारी न्यायपालिका। और इस ढांचे के शिखर पर है भारत का उच्चतम न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट। संविधान का संरक्षक। हाँ, इसे संविधान का संरक्षक और अंतिम व्याख्याकार माना जाता है। उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। एक शब्द आता है आरंभिक अधिकारिता या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कुछ मामले इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू हो सकती है। आपको निचली अदालतों से होकर आने की जरूरत नहीं। जैसे कि? ये मामले आमतौर पर सरकारों के बीच के विवाद होते हैं, जैसे केंद्र सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच कोई झगड़ा हो या दो राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर कोई विवाद हो। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट एक अंपायर की भूमिका निभाता है। और शायद इसकी सबसे बड़ी शक्ति नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है, बिना किसी शक के। और यहीं पर संविधान का वो हिस्सा आता है जिसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। हाँ, ये वो अधिकार है जो हमें अपने मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाजत देता है। ये सोचना भी दिलचस्प है कि उन्होंने बराबरी या आज़ादी के अधिकार को नहीं, बल्कि उस अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण माना जो हमें इन अधिकारों के लिए लड़ने की शक्ति देता है। बिल्कुल, और इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए कोर्ट के पास कुछ खास टूल्स हैं जिन्हें रिट कहते हैं। रिट? हाँ, जैसे एक रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, जिसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करो। अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है तो कोर्ट ये रिट जारी करके आदेश दे सकता है कि उस व्यक्ति को तुरंत हमारे सामने पेश किया जाए। ये नागरिकों को राज्य की मनमानी से बचाने के लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा है। तो हमने देखा कि कैसे संविधान हमें अधिकारों का एक मजबूत कवच देता है, फिर सरकार का एक ढांचा तैयार करता है और अंत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका को उस कवच के संरक्षक के रूप में स्थापित करता है। या अधिकारों, शक्तियों और सीमाओं के बीच एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और सुंदर संतुलन है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जो सिर्फ शासन करने के नियम नहीं बताता, बल्कि एक बेहतर राष्ट्र बनाने का सपना भी दिखाता है। और सबसे अहम बात यह है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जीवंत दस्तावेज है। ये तथ्य कि हम 2024 के संस्करण पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें 106वां संशोधन शामिल है, इसके लगातार विकसित होने का सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल, और यही बात इसे आज भी इतना प्रासंगिक बनाए हुए है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। संविधान शासन के लिए एक विस्तृत ढांचा तो देता है, फिर भी इसके कई हिस्सों पर दशकों से बहस और अलग-अलग व्याख्याएं होती रही हैं। 70 साल से ज्यादा पहले लिखे गए एक दस्तावेज का आज भी लगातार प्रासंगिक बने रहने का क्या अर्थ है, और समय समय पर होने वाले संशोधन की प्रक्रिया एक राष्ट्र की बदलती जरूरतों और आकांक्षाओं को कैसे दर्शाती है?